Good morning, class 12. Again, you are most welcome in online classes. Today, I am going to start your second topic, that is solution. But before starting this topic, I am saying to that ये टॉपिक हमारे क्लास में रनिंग में चल रहा था और कंसंट्रेशन टर्म्स तक हमने इसको करा दिया था, लेकिन मैं यहाँ इसको फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैं इसको शुरू से लेकर के चल रहा हूँ और ये इस टॉपिक का मेरा पहला वीडियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? देखिए, सॉल्यूशन वर्ड जब भी हमारे दिमाग के अंदर आता है तो दो ही चीजें हमें सामने निकल करके आती हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ, is a mixture of, किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं वर्ड को, प्योर सब्सटेंसेस। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज प्योर एंड द सेकंड वन इज इम्प्योर। दो सब्सटेंस which consist of only one kind of particle are called pure substances, whereas those substances which consist of more than one kind of particle, more than one kind of particle are known as impure substances. Means अगर impure substances की बात करें तो यहाँ आपका आ जाएगा एलिमेंट, whereas impure substances में क्या आते हैं, यानी कि क्या होते हैं, इनको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। impure substances में आते हैं आपके मिक्सचर। हाँ, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? दे आर द मिक्सचर। नाउ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है? मिक्सचर ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस, यानी वो क्या हो गया फिर? इम्प्योर हो गया। सो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस। अगर हम मिक्सचर को, हमने पीछे पढ़ा था, हम मिक्सचर को कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। दिस इज द 9th क्लास टॉपिक। ठीक है जी। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, यानी होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। अगर हम इनके कंपोनेंट की बात करें तो सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट हो जाएगा आपका शुगर और सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर। इन द सिमिलर केस साल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो साल्ट इज our solute, or whereas water is our solvent। Means यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर हमको क्या नजर आ रहे हैं? There are the two components। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनस, और इनका जो कंपोजिशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इनका जो कंपोजिशन होता है दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे थ्रू आउट द मिक्सचर। इस मिक्सचर के अंदर यदि आप शुगर सॉल्यूशन को एग्जांपल देखें, कई बार
हम लोगों ने घर पर शरबत बनाया हुआ है, उस शरबत के अंदर हम केवल दो ही कंपोनेंट लें, सॉल्यूट लें, शुगर लें और केवल सॉल्वेंट के रूप में क्या लें, वाटर लें। तो हमें जो कंपोजिशन नजर आएगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अभी बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट की। सॉल्यूशन के अंदर यदि दो कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं इस रूप में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में यदि नजर आ रहे हैं, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या नजर आते हैं, दे आर इन द कंपोजिशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से अगर मिल करके बना हुआ है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दो ही कंपोनेंट है, अगर तीन कंपोनेंट है तो ट्राइनरी, चार कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमें स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइनरी। बात करते हैं सॉल्यूट की डेफिनेशन की। सॉल्यूट क्या होता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कंपोनेंट जो कम मात्रा के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, इन शुगर सॉल्यूशन द शुगर इज द सॉल्यूट, व्हेयरएज इन साल्ट सॉल्यूशन साल्ट इज द सॉल्यूट। बात करते हैं सॉल्वेंट की। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर होता है, इट मींस व्हाट वी कैन से, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, इन शुगर सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट, इन बोथ द सॉल्यूशन शुगर एज वेल एज साल्ट वाटर इज द सॉल्वेंट। वाटर यहाँ क्या है, एक सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। ओके, नाउ we will discuss about the types of the solution. अगला टॉपिक है हमारा what are the types of the solution. Now let's see what are the different types of solution. As we have earlier studied that there are the three phases: solid, liquid and gas. On behalf of this, the solution are of 9 types. 9 प्रकार के सॉल्यूशन हम यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं एक टेबल बनाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे किसके आधार पर ये कैसा होगा, वी आर स्टडी होगा बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर दो कंपोनेंट आपको नजर आएंगे। पहला आपका आ गया, दिस इज सीरियल नंबर। नाउ कंपोनेंट के रूप में पहला सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट। ठीक है, और हम यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देंगे वो होगा आपका सॉल्वेंट के आधार पर। क्या होगा, नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और बात करते हैं इसकी, इनके हम एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे कि इनके क्या नेचर के अंदर एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी हमें नाम देना है। पहला मैं लेता हूं आपका, पहला आ गया आपका सॉलिड। या कहां से शुरू करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम शुरू करते हैं आपका गैस। तो सबसे पहले आ गया आपका गैस, और सॉल्वेंट भी क्या है आपका गैस। यानी हम यहाँ जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द, पॉजिटिवली आपको ये चीज याद रखनी है, दैट इज बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चूंकि ज्यादा मात्रा के अंदर होता है इसलिए उसका जो नाम दिया जाएगा वो सॉल्वेंट के आधार पर होगा। पर्टिकुलर नाम भी होते हैं उनके, लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या देखना है कि इसका क्या नाम बनेगा। ये होगा आपका गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस है तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम गैसियस सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें क्या मिलाना है, सॉल्यूट के रूप में ये गैस को मिक्स करना है और सॉल्वेंट के रूप में ये गैस को मिक्स करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें कोई भी दो गैस को मिक्स कर दें तो एग्जाम्पल बन जाएगा आपका, यानी यहां हम कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ O2 and M इज
is the example of gaseous solution. Now गैस के बाद आता है आपका लिक्विड, क्या रहेगा, गैस ही रहेगा, और इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। अब हमें क्या मिलाना है, एक लिक्विड लेना है और सॉल्वेंट के रूप में हमें गैस का प्रयोग करना है। तो लिक्विड हो गया हमारा आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला होता है CHCl3। यदि हम इसको डिसॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए, तो एक लिक्विड हो गया और दूसरा हमारा गैस हो गया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका गैसियस सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज सॉलिड। एक फेज होगी सॉलिड, ये दूसरी रहेगी गैस। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पर हमें एक क्या लेना है, सॉलिड। और आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल की यदि हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सॉलिड फॉर्म में अधिकतर क्या मिलती है, मेटल्स मिलती है। यानी यहाँ हम क्या लेंगे, एक मेटल, और उस मेटल को हम क्या कर दें, मेटल ना लेकर के सॉलिड का हमें गैस में लेना है। तो हमें कोई भी एक क्या लें, सॉलिड लें, और सॉलिड को हमें किसके अंदर, गैस के अंदर यदि हम मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गैसियस सॉल्यूशन का। यानी यहां आ जाएगा आपका आयोडीन, जो कि इसमें है सॉलिड स्टेट के अंदर है। आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। सॉल्यूशन बन गया आपका गैसियस सॉल्यूशन, और एग्जाम्पल हो गया आपका वेपर इन एयर। यहाँ एक फेज आपका कंप्लीट होता है, सेकेंड। अब आता है आपका, फिर वही लेते हैं गैस। यहाँ हमें सॉल्वेंट चेंज करना है, सॉल्वेंट ले दिया हमने लिक्विड। अब हमारा यहाँ सॉल्वेंट चेंज हो गया है, सॉल्वेंट लिक्विड है, गैस का लिक्विड में, तो इसका नाम जो होगा इसको आप कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। यानी हमें गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, तो गैस क्या हो गई आपकी, ऑक्सीजन। यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ गैसियस लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नंबर 5, दैट इज लिक्विड, और ये भी आ जाएगा आपका लिक्विड। इस सॉल्यूशन को कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, यानी दोनों ही लिक्विड। तो इससे बढ़िया एग्जांपल क्या मिलेगा, एल्कोहल इन वाटर, यानी एल्कोहल इन वाटर इज द एग्जांपल फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ 6 आएगा आपका सॉलिड। सॉलिड को हमें किसमें डिसॉल्व करना है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल क्या बन सकता है, सॉलिड का लिक्विड सॉल्यूशन, और ये रहेगा आपका अभी हमने पढ़ा शुगर इन वाटर, ठीक है। यहाँ ये भी कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 7, दैट इज ऑल्सो आपका सॉलिड क्या है, गैस ही रहेगा। यहाँ जो सॉल्वेंट है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज सॉलिड। यानी अब हमें गैस को क्या करना है, सॉलिड गैस को सॉलिड के ऊपर हमें क्या करना है, मिक्सअप करना है। यानी गैस हो गई आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन, और सॉलिड हो गया आपका पैलेडियम मेटल्स के रूप में। यदि हाइड्रोजन को हम पैलेडियम के से मिक्सअप करते हैं तो ये एग्जाम्पल बनता है किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का, क्योंकि फेज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी आपकी सॉल्वेंट के ऊपर कि आपका सॉल्वेंट वहां क्या है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 8, दैट इज लिक्विड। और लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, और सॉल्यूशन बनेगा हमारा, उसको हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सोडियम अमलगम, यानी मरकरी का, मरकरी का स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर है, और सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो एग्जांपल बना आपका सॉलिड सॉल्यूशन का सोडियम अमलगम सॉल्यूशन, सोडियम अमलगम सॉल्यूशन। अब
लास्ट एग्जाम्पल बचता है आपका, स्टेट है आपकी सॉलिड और ये भी सॉलिड सॉल्यूशन, इसके अंदर जाती है आपकी एलॉयज। ठीक है, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी हुई एलॉयज की कि एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और ए मेटल और ए नॉन मेटल। ठीक है जी, तो ये बात रही किसकी, एलॉयज की। एलॉयज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक के अंदर कि हम सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस कंसंट्रेशन टर्म की पहले तो देखेंगे कंसंट्रेशन होती क्या है सॉल्यूशन के केस में, और हम उसको कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म जो होती है उसको हम इसके आधार पर टेम्परेचर के आधार पर दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और द सेकंड वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो पहला आता है आपका मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ of the solution. पीछे पढ़ा what is solution? Solution is the homogeneous mixture of more than one pure substances. Now what is concentration? Concentration क्या होती है? पहले हम देखेंगे। कंसंट्रेशन को हिंदी में अगर हम यूज करें तो कहेंगे सांद्रता। यानी देखिए सॉल्यूशन के अंदर हमने डिस्कस किया दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर विलियन के अंदर कितना सॉल्यूट, अगर शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर यानी जो टोटल सॉल्यूशन बना है उसके अंदर कितनी शुगर की मात्रा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स का प्रयोग करते हैं। एंड और वी कैन से दैट पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, पर किलोग्राम वेट और पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी, पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी अगर हम इसका देखें तो ऑन बिहाफ, ठीक है, वी कैन डिवाइड द कंसंट्रेशन टर्म इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज यहां डिस्कस कर लेते हैं। पहला आ जाता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट और सेकंड आता है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर यदि हम देखें तो आपका आएगा फर्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यानी यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो यहां हमें लेना है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी इसकी डेंसिटी। वॉल्यूम वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके अंदर आएंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट में आएंगी। और जबकि डेंसिटी यहां कॉमन रहती है, मास वाली जो चीजें होंगी जहां हम मास का उपयोग करेंगे वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आएगी। तो सेकंड आपका ये हो गया पहला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी दोनों के कितने वॉल्यूम आपस में मिल रहे हैं, वॉल्यूम नीचे आना चाहिए। दूसरा हो सकता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और थर्ड है आपका थर्ड वन इज मोलरिटी, मोलरिटी कैपिटल
के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका नॉर्मलिटी, नेक्स्ट है आपका नॉर्मलिटी, कैपिटल एन के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन में भी दो केस आएंगे, एक मास वाले को लेकर के आएगा, दूसरा वॉल्यूम को लेकर के आएगा। तो यहाँ दो चीजें आपको नजर आएंगी पार्ट्स पर मिलियन में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी मिलियन के अंदर हमें निकालना है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लीटर में हो सकता है, लेकिन यहाँ किसमें है आपका मिलियन के अंदर, यानी 10 लाख में भाग के अंदर है। तो पार्ट्स पर मिलियन किसका निकल सकता है, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वॉल्यूम। और सातवीं टर्म है आपकी फॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एफ के द्वारा हम डिनोट करते हैं। देख लें एक बार नीचे तक आ रहा है या नहीं, ठीक है, ओके बॉस। नाउ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म की बात करें तो इसके अंदर 4 आती हैं। पहली आती है परसेंटेज, क्योंकि हमने क्या बताया, परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। पहली हो गई आपकी परसेंटेज, जहां भी मास कंसीडर होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। दूसरा आ गया आपका मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। और थर्ड में आ जाएगा आपका मोलैलिटी, नॉट मोलैलिटी, मोलैलिटी, इसको स्मॉल एन के द्वारा डिनोट करते हैं। और एक पार्ट्स पर मिलियन का बचा, पार्ट्स पर मिलियन, इसके अंदर आ जाएगा आपका वेट बाई वेट। सो इतनी ये कंसंट्रेशन टर्म है, हमें 1 बाई 1 सबको देखना है। तो सबसे पहली टर्म आती है आपकी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, किसको लेकर के, क्योंकि देखो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी टेम्परेचर इन डिपेंडेंट टर्म के अंदर हमें 7 कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है। तो पहली आती है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और वो भी किसका, सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है आपका सॉल्वेंट। तो परसेंटेज पहला आ गया आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दैट इज सॉल्यूट। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही ध्यान रखने के ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम किसके अंदर होना चाहिए दोस्त, ये वॉल्यूम होना चाहिए मिलीलीटर के अंदर, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। और आपका आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किसमें होना चाहिए, दैट इज इन मिली, ऑल्सो इन मिलीलीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ, ये भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ऑल्सो इन लीटर मल्टीप्लाई। अगर सॉल्यूट के लिए इसी को क्या करना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगा आपका। अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई। बस कंडीशन हमें देखनी है कि सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, ठीक है जी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं यदि हम तो 100 ml मान करके कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड टर्म है हमारी, फर्स्ट हो गई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यहाँ पर भी जो कंडीशन बनेगी दो ही बन सकती हैं। पहला वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई, चूंकि वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी किसमें होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई दिस वी कैन कैलकुलेट। दोनों ही तरीके से हम यहाँ भी सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का। अगर हम सॉल्यूट ले रहे हैं तो वो सॉल्यूट के लिए है, और अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा। थर्ड आती है आपकी मोलैरिटी,
कैपिटल एम के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोलरिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, क्या जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं, यानी एम। अगर हम देखें फॉर्मूला इसका तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपका नंबर ऑफ मोल्स, यानी फॉर्मूला बन गया आपका m इज इक्वल टू n अपॉन v, और किसमें? लीटर के अंदर। ठीक है जी। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को देखें, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? तो पीछे हमने एक लाइन क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज आर इक्वल्स टू द मास अपॉन मोल मास। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला आता है मास अपॉन मोलर मास। जिसके भी मोल निकाले, जिसकी सब्सटेंस के मोल निकाले, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मास अपॉन मोलर मास, या मास करके हम वेट भी कह सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यानी यहाँ अगर हम फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर हो जाएगा, मास को रिप्रेजेंट किया m से, और मोलर मास आ गया आपका m मोलर मास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यदि हम मोलरिटी के साथ पुट करते हैं, यानी यहाँ इसके साथ पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? मोलरिटी m, कैपिटल M, है ना? कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं मोलरिटी को। ये हो जाएगा आपका वेट अपॉन, मतलब मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, इसके अंदर लीटर के अंदर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे जी? बस ध्यान रखना है, यहाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर नहीं है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और अगर ये लीटर में दिया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर्मूला इसका ये भी बन सकता है। बस कंडीशन देखनी है हमें कि हमें किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो दैट इज ऑल ओवर अबाउट द मोलरिटी। नाउ आगे चलते हैं स्ट्रेंथ और रिलेशन देखेंगे मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच क्या रिलेशन। स्ट्रेंथ क्या होती है जी? स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति। मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी, इसका मास, सॉल्यूट का मास इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा? यानी S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इसमें होना चाहिए, लीटर चाहिए। ये फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेंथ का। यानी स्ट्रेंथ बराबर आपका आ गया W अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इन लीटर। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी m बराबर आया था हमारा मास यानी W अपॉन मोलर मास, मोलर मास और वॉल्यूम इनटू लीटर। ठीक है जी। यहां से क्या करना है, हमें पता है कि इस जगह क्या पुट कर सकते हैं? S क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू S अपॉन m, यानी S को बाहर निकालें। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास, यानी ये फॉर्मूला बन गया स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई जाएगा आपका मोलर मास। अगर आपको क्या दिया हुआ है? मोलरिटी दी है किसी भी सॉल्यूशन की, और उस सब्सटेंस का मोलर मास यदि आपको पता है तो आप उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर स्ट्रेंथ दी है
मोलर मास पता है तो उसकी मोलरिटी को कैलकुलेट इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारी नॉर्मलिटी। ठीक है जी, नॉर्मलिटी को देखते हैं। व्हाट इज अबाउट द नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी, वहां तो आई थी बात मोलरिटी, तो हमने मोलर लिया, यहां बात कर रहे हैं हम नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या कहती है? नॉर्मलिटी इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसके अंदर आएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने ग्राम घुले हुए हैं किसके अंदर? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या आ जाएगी? किसका लेना है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और ये किसके अंदर मिले हुए हैं? ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इसके अंदर लीटर के अंदर। ये फॉर्मूला बनेगा, यानी अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब यहां बात करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार, इसको हिंदी में कहते हैं, और तुल्यांकी भार डिपेंड करता है किसके ऊपर? n फैक्टर के ऊपर। यानी अगर हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या लिया हमने? कितने इक्विवेलेंट उसके भुले हुए हैं, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है EQ इज इक्वल टू वेट अपॉन, क्या निकालना है हमें? इक्विवेलेंट तुल्यांक निकालने हैं, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? n फैक्टर के ऊपर। n फैक्टर किसका होगा? n फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है जी, नॉर्मलिटी